नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आशीर्वाद। दोस्तों ये आर्टिकल मैं आपके लेकर आया हूं। सुबह हमने चर्चा की थी द एडुअल सेशन में इसके बारे में। एक दोबारा लेकर आया हूं मैं, जिससे आप एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें। वही आर्टिकल है, लेकिन एक अलग से एक आर्काइव में हो जाएगा आपके पास। उस आर्टिकल पे आगे जाऊँ उससे ज़रूरी बता दूँ आपको, या अनअकैडमी आप जानते हैं दोस्तों, इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म आपके लाता है प्लस क्लासेस और आइकॉनिक क्लासेस। दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं प्लस और आइकॉनिक बैचेस हमारे साथ, 1 ईयर के बैचेस। यदि आप राइट नाउ ज्वाइन करते हैं, 28 अप्रैल से पहले ज्वाइन करते हैं दोस्तों, तो आप प्राप्त कर सकते हैं हमसे न केवल अगले साल अप्रैल तक, बल्कि अगले साल प्री तक के कोर्सेज़ को जब तक प्री ना हो जाए तब तक आप जुड़े रह सकते हैं 1 साल की फ़ीस में ही। तो जुड़िए दोस्तों हमारे साथ और यूज़ कीजिए आशीर्वाद 10 कोड, जिससे आप जुड़े रह सकें मेरे साथ यहाँ पर दोस्तों। इसके अलावा आइकॉनिक बैचेस है दोस्तों। आइकॉनिक बैचेस में अलग से क्या होता है सर, जैसे आप जानते हैं दोस्तों, पर्सनल गाइडेंस है वहाँ पर आपके लिए टेस्ट एनालिसिस है, स्टडी प्लानर है, स्टडी मटेरियल है, एक्सपर्ट गाइडलाइन दोस्तों आपके लिए। आप जुड़ सकते हैं आइकॉनिक में हमारे साथ। बाकी फ्री टेस्ट सीरीज है दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका कॉम्बैक्ट, जी हाँ, मिस नहीं करना है कॉम्बैक्ट आपको। अगला कॉम्बैक्ट संडे को सुबह 11 बजे ज्वाइन करना है। इसको ज्वाइन करने के लिए कोड आपका जानते हैं दोस्तों क्या रहता है। कोड बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कोड आपको याद रखना है दोस्तों। आपका अपना कोड है आशीर्वाद 10। यूज़ कीजिएगा आशीर्वाद 10 कोड को और जुड़ जाइए मेरे साथ। एनरोल कीजिए टेस्ट सीरीज़ में, कॉम्बैक्ट में या हमारे प्लस कोर्सेज दोस्तों। तो ये है कोड आपके लिए। सुन लीजिए आर्टिकल दोस्तों। बात करूंगा मैं लास्ट में फिर आपसे। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको फ्रेम किया गया है, इसमें क्वेश्चन नीचे चल रहा है, इसको देख लीजिएगा और प्रयास कीजिएगा इसका आप राइटिंग मेरे साथ कर पाएँ। चलिए शुरू करते हैं इस आर्टिकल को दोस्तों। ओके, पहली बात तो इसने भारत चीन का कंपेयर किया ऐसे 30-40 साल पहले का। बड़ा इंटरेस्टिंग लाइन है यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसको पढ़ते हैं मेरे साथ आप लोग। ये पैराग्राफ क्या कह रहा है। अराउंड 1980 के आसपास भारत का जीडीपी कितना साइज़ था मानो दोस्तों। भारत के जीडीपी का साइज़ था 380 माफ़ कीजिएगा $380 बिलियन। ठीक है, $380 बिलियन था। और चाइना कितना था सर पीपीपी में, चाइना का था 304। यानी 1980 में भारत का जीडीपी ज़्यादा था चीन से सर। ठीक है, पर कैपिटा इनकम की बात करें, हमारे यहाँ लगभग $250 पर कैपिटा थी और चीन में लगभग 194। यानी चीनी लोग ज़्यादा गरीब थे हमसे 1980 में सर। ठीक है, 90 में आते आते क्या हुआ सर, 90 में भी पर कैपिटा इनकम हमारी ज़्यादा थी, लगभग 368 थी और चाइना के 318 थी सर पर कैपिटा 90 के स्तर पर। ठीक है, लेकिन 30 सालों में चीन कहाँ पहुँच गया, 318 से पहुँच गया वो 10,000 पर। हम कहाँ पहुँचे, 368 से पहुँचे लगभग। अभी लखपति हुए हम लोग। तो लखपति मतलब समझ सकते हैं आप, तकरीबन $1,500 के आसपास हम लोग आ गए हैं। तो भारत से 5 गुना है चीन की पर कैपिटा इनकम दोस्तों। जहाँ हमसे पीछे थे 30 साल पहले प्रति व्यक्ति आय, आज वो प्रति व्यक्ति आय में हमसे 5 गुना ज़्यादा है। तो ऐसा रिफॉर्म जो किया उसने, बहुत सारी बातें कही जाती हैं इसके बारे में, कैसे रिफॉर्म हुआ, क्या रिफॉर्म हुआ, वो एक चीन की सक्सेस स्टोरी है। ठीक है, उस पर हम नहीं जाएंगे। ठीक है, आप सोचिएगा, एक डेटा दिया है उन्होंने यहाँ पर। 1999 में भारत में कारें बनती थी 5,30,000 हर साल। चीन में बनती थी 5,70,000। यानी आज से लगभग 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। चीन में कार बनती थी पर ईयर 5,70,000, इंडिया बनती 5,30,000। आज चीन बनाता लगभग 2 करोड़ कारें। जी हाँ, 6 लाख से पहुँच गया 2 करोड़ के ऊपर, और हम 6 लाख से आ पाए हैं 36 लाख पर। जी हाँ, 36 लाख कारें इंडिया में बनती हैं और चीन में बनती हैं लगभग 2 करोड़ कारें। यानी चीन हमसे कई गुना आगे चला गया स्केल के स्तर पर। तो स्केल के स्तर पर, आय के स्तर पर, जनसंख्या तो कमी कर ली, बाकी उसने सब बढ़ा है यहाँ पर सर। वो चीन बड़े स्तर पर जानते हैं, डेटा हमारे पास चीन का होना चाहिए आपके पास, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत अच्छा डेटा है ये, काम आएगा कभी आपको चीन के लिखने बैठेंगे। तो 12.5% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, चीन का व्यापार दुनिया के कुल व्यापार का 12.5% है, इंडिया का 2% नहीं है। 45% ऑफ स्टील चीन में बनता है, 60% सीमेंट चीन में बनता है, 65% ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्ट्स, ईवी की ओर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर। 65%, 2/3 इलेक्ट्रिक व्हीकल के पार्ट्स कहाँ बनते हैं, चीन में बनते हैं। 60% ऑफ सोलर पैनल, जी हाँ, सोलर ऊर्जा की बात करते हैं आप, ये भविष्य हमारे ना। 60% पार्ट्स कहाँ बनते हैं, सोलर पैनल, चाइना में बनते हैं सर। स्मार्टफोन 47, डिजिटल इंडिया 47 स्मार्टफोन दुनिया कहाँ बनते हैं, चाइना के अंदर बनते हैं। यानी कुल मिलाकर चीन का बड़ा कब्जा हो चुका है मैन्युफैक्चरिंग में। दुनिया की वर्कशॉप बन गया है चाइना, कार्यशाला बन चुका है, जहाँ पर जो जुड़ा हुआ है ग्लोबल वैल्यू चेन के साथ बहुत बुरी तरीके से। ठीक बात है सर,
इसको रहने दीजिए, हम अपनी बात करते हैं। अपनी बात करते हैं दोस्तों हम लोग, हम कहाँ पर हैं, हम छोड़ दीजिए बात, हम नहीं करेंगे अपनी। कुल मिला के चीन की ताकत जैसे बढ़ी इकनॉमी में, उसकी सैन्य ताकत बढ़ी, आज वो अमेरिका को टक्कर देने की बात कर रहा है। ठीक है सर, अब समझेंगे हम लोग ये चाइना का तो एक ग्रोथ का मॉडल बता दिया मैंने आपको, ग्रोथ बता दी, ग्रोथ कितनी चाइना की हुई है। चीन अपनी इस बढ़ती ताकत का प्रयोग कैसे कर रहा है सर यहाँ पर, ठीक है समझेंगे। वो चाहता है कि भारत उलझा रहे किसमें, अपने नेबरहुड में ही। जी हाँ, अपने पड़ोसी में उलझे रहे हम लोग। चीन की हमेशा ये साजिश रही है कि भारत एक रीजनल पावर बन के रहे, दैट्स इट, इसके बियॉन्ड ना सोचे भारत। चाइना आज ग्लोबल पावर बनने की बात कर रहा है, बन चुका है मैं कहूँ तो। वो चाहता है भारत उभरने बाद साथ में देश देखा उसने, साथ में देखा अपनी ताकत एक सी थी कुछ साल पहले। तो चीन चाहता है हम तो ग्लोबल स्केल पे आए, लेकिन भारत जो है वो अपनी रीजनल क्षेत्र में उलझा रहे, वो रीजनल साउथ एशिया पावर बना रहे, साउथ एशिया के बियॉन्ड ना सोचे वो। और कब नहीं सोचेगा साउथ एशिया के बियॉन्ड वो, जब भारत को साउथ एशिया में घेर के रखा जाए। आज अमेरिका महाशक्ति है कि उसको मालूम है कनाडा से पंगा नहीं उसका कोई, मैक्सिको से कोई कंपेयर नहीं है। पूरे साउथ अमेरिका से लेकर नॉर्थ अमेरिका तक, जिसे कहते हैं बैकयार्ड ऑफ यूएस, अमेरिका को अपने घर में कोई समस्या नहीं, अपने आसपास से कोई समस्या नहीं है। तभी वो महाशक्ति बन पाया, तभी बाकियों पर ध्यान दे पाया। जब मेरा घर सुरक्षित, अब तो बात करूंगा मैं चीन से या रशिया से। जब मेरा घर ही सुरक्षित नहीं है चारों तरफ से, मैं कहाँ लड़ने जाऊंगा रशिया से या चीन से। तो मेरा घर सुरक्षित करने के लिए क्षेत्रीय ताकत होना ज़रूरी है। पहले तो रीजनल पावर बनो, उसके बाद ग्लोबल पावर बनो। भारत तो रीजनल पावर भी नहीं है, पहले यहीं पटका दिया चीन ने हमको। चीन पाकिस्तान को खुलेआम सपोर्ट करता है कि तुम मेरे साथी हो, तुम तो मेरे बहुत से दोस्त हो, एवरग्रीन फ्रेंड हो। नेपाल को पैसा देता है, मालदीव को पैसा देता है, श्रीलंका को पैसा देता है, बांग्लादेश को पैसा देता है, म्यांमार के साथ दोस्ती रखता है कि कैसे भी इंडिया को यहीं पे घेर के रखो, इंडिया को लोकल इशू में। इंडिया सोच ही ना पाए, ग्लोबल एस्पिरेशन ना हो इंडिया के। इंडिया पाकिस्तान में फोकस रखे, चीन पे फोकस रखे या बांग्लादेश में फोकस रखे, वो सोच ही नहीं पाए बियॉन्ड अपने बॉर्डर्स के। ये चाइना सफल रहा है स्ट्रेटजी में, काफ़ी हद तक बहुत सफल रहा है चीन इस रणनीति में। चीन ने भारत को बांध के रखा है, सो रिंग फेंस बोल लीजिए, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बोल लीजिए, घेरने नीति बोल लीजिए, एनी हाउ चीन सफल रहा है अपने इस मोटिव में। ठीक है, अमेरिका भी करता है, अमेरिका चीन के लिए करता है, अमेरिका उसके सहयोग जापान को सपोर्ट करता है, साउथ कोरिया को सपोर्ट करता है, ताइवान को, वियतनाम को, साउथ चाइना सी के मुद्दे पर भारत को सपोर्ट करता है क्वाड मिलाकर। यानी अमेरिका क्या कर रहा है, चीन के जो आसपास के पड़ोसी, तुम चीन यहीं पे घेर के रहो, मत सोचो बियॉन्ड द बॉर्डर्स। लेकिन चीन तो बड़ा ताकत है अपने आप में, वो बियॉन्ड द बॉर्डर सोचता भी है। तो कहीं ना कहीं ये देश चाहते हैं कि भैया अपने आसपास घेर के रखो इसको, इससे बाहर निकल पाए वो। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं दोस्तों थोड़ा सा आपके साथ। अब यहाँ पर एक समझ में आना चाहिए आपको, किसी भी देश की जो पावर है, माओ कहते थे कि सत्ता बंदूक की गोली से निकलती है, पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ गन। बहुत फेमस कोटेशन है ये, इसमें बिलीव करते थे, ये लेनिन का भी स्टेटमेंट था और ये जितनी भी साम्यवादी सरकार उनका स्टेटमेंट रहा है। माओ मानते थे कि जो सत्ता है, जो ताकत है, बंदूक की गोली से निकलती है, हिंसात्मक तरीके से सत्ता हासिल करते हैं। तो यहाँ पर विद द गन्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड वेलोसिटी बीइंग प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमी। जी हाँ, किसी देश की बंदूक में कितनी ताकत होगी, कितनी उसकी वेलोसिटी होगी, ये डिपेंड करता है उसकी इकोनॉमी पर। आज चाइना की बंदूक में बहुत ताकत है, उसके पास बहुत बड़ी सॉलिड इकोनॉमी है, वो आज दुनिया पर कब्जा कर रहा है, उसके पास इकोनॉमी बड़ी मजबूत हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, तो भारत की इकोनॉमी मजबूत होगी तो भारत भी कब्जा कर लेगा। तो भारत की इकोनॉमी मजबूत हुई क्या? नहीं, आज हमारी इकोनॉमी वो नहीं है हम चाइना को टक्कर दे पाएँ या चीन के साथ सोच भी पाएँ। हम लोग अपने एरिया में रह गए, तो भारत महाशक्ति क्यों नहीं बन पाया 2021 में आते आते? कलाम साहब ने 2002 में लिखा था 2020 का भारत, माई ड्रीम इंडिया की बात वो कह रहे थे 2020 का भारत की। आज 2020 का भारत क्यों नहीं बन पाया? हम वो लोग उलझे रह गए अपनी ही लोकल इश्यूज़ में, उलझे रहे अपने ही लोकल समस्याओं में, या उसके पीछे बड़ी वजह इकोनॉमी ग्रोथ नहीं कर पाई हमारी। 2007-8 के बाद जो इकोनॉमी चल रही है देश के यहाँ पर, हमारे यहाँ पर, हम उससे बाहर निकल ही नहीं पाए, उस इकोनॉमिक स्टैग्नेशन से बाहर आ ही नहीं पाए हम लोग। तो आवश्यकता थी हमारी इकोनॉमी मूव करती, जो नहीं कर पा रही है। आइए जो बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो भारत की जीडीपी ग्रोथ नहीं हुई हमारे यहाँ पर। इसका परिणाम क्या हुआ? हमारी कहना चाहिए शॉर्ट ऑफ एक प्रकार से फॉरेन पॉलिसी में सपोर्ट नहीं मिल पाया उसको। चलिए थोड़ा सा देखते हैं इस पार्ट को हम लोग यहाँ पर। पहली बात तो भारत का बहुत कम ध्यान है अपने हेल्थ पर, एजुकेशन पर, ह्यूमन स्किल तैयार करने पर। WHO की रिपोर्ट कहती है एक प्रकार से कि भारत 184th पोजीशन पर है 191 देशों में जो अपनी जीडीपी पर का खर्च करते हैं हेल्थ पर। कल बात भी कर रहा था मैं, 0.96, जी हाँ 0.96% सरकार खर्च करती है जीडीपी का हेल्थ के ऊपर।
तो बहुत कम करते हैं। डब्ल्यूएचओ में 184 नंबर पे 191 देशों में, सोच सकते हैं आप। तो फिर स्वास्थ्य का क्या हाल होगा देश का। ठीक है, चलिए। तो भारत ने बहुत कम खर्च किया, एजुकेशन पे बहुत कम खर्च करते हैं हम लोग, स्किल पे बहुत कम खर्च करते हैं। तो ऐसे में इकोनॉमी को बूस्ट नहीं मिलता। जब तक ह्यूमन कैपिटल नहीं होगी, मानव पूंजी नहीं होगी, तब तक इकोनॉमी भी आगे नहीं बढ़ने वाली। तो हमारे पॉलिसी मेकर्स ने काफ़ी कम ध्यान दिया हमारे इन सेक्टर्स के ऊपर। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं दोस्तों आपके साथ। बात करें एफडीआई इन्फ्लोज़ की, थोड़ा समझेंगे इस बात को। एफडीआई इन्फ्लोज़ की बात करें, ये किसी भी देश का एक प्रकार से बैरोमीटर होता है अपने आप में, कितना अच्छा एफडीआई उसके पास आ रहा है। आपको लगता है एफडीआई बहुत आ रहा है भारत में? जी नहीं, ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल दूंगा छोटा सा मैं यहाँ पर। हमें लगता है कि एफडीआई बहुत आ रहा है, 50-60 बिलियन डॉलर के आसपास रिकॉर्ड एफडीआई इस साल भी आया है। लेकिन जब कंपेयर करते हैं आप वियतनाम से, कंपेयर करते हैं ब्राज़ील से, कंपेयर करते हैं आप ताइवान से, हांगकॉन्ग से, तब भी कम एफडीआई है। इन छोटे छोटे टाइनी से कंट्रीज में बहुत कम एफडीआई हमारे यहाँ पर आ रहा है। ऐसा क्यों? देखिए, एग्जांपल समझाता हूँ मैं आपको। 2018 में जब ट्रेड वॉर पीक पर था ट्रम्प वर्सेस चाइना का, तब ये माना गया था कि चीन से कंपनियां बाहर निकलेंगी और दुनिया में अलग देशों में जाएंगी और वो निवेश करेंगे अलग देशों में जाकर, और ट्रम्प की जो ताकत है वो दिखेगी और ये कंपनी निकलेंगी वहाँ से। मुझे याद भी आता है अगस्त 2019 का निर्मला जी का स्टेटमेंट कि मेरी 400 कंपनियों से बातचीत चल रही है और वो 400 कंपनियां बाद में निवेश करना चाहती हैं, इसलिए हम कॉर्पोरेट टैक्स को 29% से कम करके 22% कर रहे हैं। निगम कर की दरें 22% की थी सरकार ने दावा किया था कि 400 चाइनीज़ कंपनियां संपर्क में हैं जो चाइना से बाहर निकलना चाहती हैं और वो भारत में निवेश करना चाहती हैं। निकली। रिकॉर्ड है 56 कंपनीज ऐसी हैं जो ट्रेड वॉर के बढ़ने के बाद, 2018 के ट्रेड वॉर के बढ़ने के बाद चीन से एग्जिट करती हैं। एग्जिट किया 56 कंपनीज़ ने। कितनी भारत आई? आइए देखते हैं, आपके साथ डेटा आपकी स्क्रीन पर है। 56 कंपनी बाहर निकली वहाँ से, शिफ्टेड चाइना से होती हैं। उसमें से केवल 3 भारत आई हैं दोस्तों, 26 वियतनाम चली गई, 11 ताइवान चली गई। कैन यू बिलीव इट? 56 में से केवल 3 भारत आई, जबकि भारत के पास लेबर है, स्पेस है, भारत का बड़ा मार्केट है। जबकि ताइवान में बनाएंगे तो उनको भारत को माल ला के बेचना पड़ेगा, फिर भी भारत नहीं आना चाहते वो लोग। केवल 3 कंपनी, महज 3 कंपनी इंडिया में आई। ये डेटा यहाँ पर लिखा है। 26 कंपनी वियतनाम में चली गई। ऐसा क्यों यार? कि इंडिया में मार्केट नहीं था? यानी क्या है? सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा है। यहाँ पर जो आर्टिकल कहता है मेरा, यहाँ पर सुन लीजिए। भारत ने इस मौके को खो दिया। जब मैं बोलता हूँ 2008 के बाद लगातार मौका खो रहे हैं यहाँ पर, ऐसा क्यों है सर? ये कंपनियाँ जाना पसंद कर रही हैं कहाँ पर? ये कंपनी जाना पसंद कर रही हैं सर बांग्लादेश, वियतनाम, इंडोनेशिया, कंबोडिया, बट इंडिया नहीं आना चाह रही। क्यों? उसके लिए जिम्मेदार है अनप्रेडिक्टेबल एंड इंस्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिसी फ्रेमवर्क। जी हाँ, हमारे नीतिगत प्रयासों की अस्थिरता। हमेशा बोलता हूँ मैं इस बात को, पॉलिसी की अनसर्टेनिटी, पॉलिसी की अनिश्चितता भारत में बड़ी समस्या है। हमारी निर्मला जी आई 1 तारीख को, बहुत योग्य वित्त मंत्री मिली है देश को। हमारे यहाँ पर योग्य वित्त मंत्री मिलते रहे हैं देश को, मैं कहूँगा, लेकिन भारत जैसा देश समझ नहीं पाता हमारे वित्त मंत्रियों को, अलग बात है। अप्रैल फूल बना के चली गई कि स्मॉल सेविंग पर इंटरेस्ट रेट कम कर रहे हैं, फिर थोड़ा सा विरोध आया, नहीं बढ़ा दिए। यह पॉलिसी ऐसे बनती है क्या? बजट जारी किया आपने, बजट के 5 दिन बाद नया बजट लेकर आ गई कि टैक्स कम कर रहे हैं हम लोग। आपने बजट में कहा कि हाँ टैक्स 29% है, 10 दिन बाद प्रेशर आया, 22% कर दिया आपने उसको। आप कर क्या रहे हैं? आप पॉलिसी में अनस्टेबल हैं अपने आप में। आपको एफडीआई लेकर आना है। अभी कुछ दिनों पहले मेक इन इंडिया की बात की, 2014-15 में हमने कहा ये मेक इन इंडिया करेंगे हम लोग। हम अब मेक इन इंडिया तो करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर बदलाव नहीं है, पॉलिसी आप कहेंगे एक्सटेंडेड है, लेकिन इसको समझा पाना और मुश्किल काम है बाहर के लोगों को। आप एक तरफ कहते हैं कि हम खुले व्यापार की ओर जाना चाहते हैं, मुक्त व्यापार की ओर जाना चाहते हैं, हम लोग WTO के मेंबर हैं, हम लोग फ्री ट्रेड करना चाहते हैं, फिर आप RCEP से अलग हो जाते हैं, फिर आप और समूह से अलग हो जाते हैं एक एक करके। फिर आप कहते हैं नहीं, भारत ने 91 में जो LPG अपनाया था उसमें जो हम लोग विदेशी व्यापार कर रहे हैं वो नुकसानदायक है। तो आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो उसको लेकर विदेशी क्लियर नहीं हो पाते हैं कि पैसा लगाने के लगाना मुझे आपके यहाँ। आज आप कुछ और कह रहे हैं, कल कुछ और कह देंगे आप। तो इकोनॉमिक पॉलिसी जल्दबाजी में नहीं बनती हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी नेशनल सेंटीमेंट पे नहीं बनती हैं। इकोनॉमिक पॉलिसीज़, आप कहते हैं चाइनीज़ माल का बॉयकॉट करेंगे यार। अब बहुत सीधी बात सोचिएगा, आप जैसे ही बोलते हैं आप चाइनीज़ माल का बॉयकॉट करेंगे, इसका सीधा मतलब होता है कि यदि कोई कंपनी आपके निवेश करेगी तो ये मान के चलेगी वो अपने यहाँ से माल चाइना नहीं बेच पाएगी, क्योंकि आप अगर चाइनीज़ माल का बॉयकॉट करेंगे तो यहाँ बनने वाले माल चीन नहीं खरीदेगा आपसे। यदि आप चाइनीज़ माल का बॉयकॉट करेंगे तो वह सीधी बात ये होगी कि आप प्रोडक्शन, मान लो कंपनी आपके बनाती है पेन आकर, लिखती है मेड इन इंडिया, तो कल चीन इस पेन को नहीं मंगाएगा। तो
तो चीन के मार्केट उसके हाथ से गया। तो क्यों आप ऐसी बात कर रहे हैं? आप तुरंत FDI खो देते हैं, तुरंत उस कंपनी के निवेशक खो देते हैं। तो ऐसे में हमको समझना होगा। और बॉयकॉट भी नहीं किया, साल भर हुआ नहीं, फिर बात सब ठीक हो गया हमारे बीच में। तो ऐसे में यार कंपनियां विदेश नीति आप कैसे तय करोगे यार? अपनी आपकी पॉलिसी कैसे तय होनी चाहिए? कि नेशनलिज्म पे तय होगी? क्या कुछ बस आपको लगा साहब को किसी वोट के नहीं, आज ऐसा करना है मुझे, आज चलो आज मन में आया ये बोल देता हूँ, कल ये बोल देता हूँ। ऐसे नहीं चलती यार इकनॉमी, ऐसे नहीं चलती इकनॉमी। जी हाँ। इसके अलावा रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स आपने देखा, केयर्न ग्रुप के साथ, वोडाफोन के साथ सरकार ने जो कुछ किया, टैक्स टेररिज्म बोलते हैं हम लोग यहाँ पर इसको, टैक्स टेररिज्म। डर है कंपनियों के, कौन सा टैक्स लगा दे सरकार, कौन सा नया सेस लेकर आ जाए, कौन सा GST कानून आ जाए यहाँ पर तुरंत। यानी हो क्या रहा है, सरकार की पॉलिसीज़ पर, सरकार की टैक्स व्यवस्था पर कंपनियों को विश्वास नहीं है। आइए सर, लाइसेंस परमिट राज की बात करें, ख़त्म तो हो गया लेकिन अभी भी ब्यूरोक्रेसी बहुत मुश्किल है। एंजेला मार्केट कुछ दिनों पर इंडिया में थी, मुझे याद आता है एंजेला मार्केट जर्मनी की चांसलर, वो कहती हैं कि भारत में सब कुछ आसान है, बस ब्यूरोक्रेसी से निपटना मुश्किल है। एक तरफ कहते हैं कि सरकारी PSU होनी चाहिए, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर कहते हैं कि क्या ये देश सरकारी बाबू चलाएंगे। पॉलिसी क्लियर नहीं है कि PSU सपोर्ट करना है क्या नहीं करना है आपको यहाँ पर। तो ऐसे में बहुत मुश्किलें हैं, आपको क्लियर कट होना चाहिए पॉलिसी पर, आपको कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ूँ थोड़ा सा आपके साथ यहाँ पर। अब लेबर रिफॉर्म करने को हमने कहा, लेबर रिफॉर्म करना चाहते हैं, लेकिन लेबर रिफॉर्म में क्या लेबर को फ़ायदा हुआ? वो स्ट्राइक कर रहे हैं, कंपनी नाराज़ हो गई लेबर रिफॉर्म को लेकर। तो यहाँ पर आप किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं देश को लेकर, ये बहुत क्लियर नहीं हो रहा है, और इससे कंपनी डिलेमा में है, वो निवेश नहीं करना चाहती। तो निकल तो रही है चाइना से, लेकिन वही भारत में आके निवेश नहीं करना चाहती हैं। ठीक है दोस्तों, आप समझिएगा, भारत की अभी भी काफ़ी निम्न रैंक बनी हुई, किसके अंदर? वैश्विक प्रतिस्पर्धा में काफ़ी निचले स्थानों पर है हम लोग। आप बोलते हैं ईज़ ऑफ डूइंग हो रहा है हमारे यहाँ, लेकिन अभी भी कंपनियां क्या देखती हैं? कंपनियां देखती हैं भारत में प्रतिस्पर्धा का माहौल ही नहीं है, हमें सस्ता लेबर नहीं मिलेगा, कॉम्पिटिटिवनेस समझते ही नहीं है हम लोग कि एक एक रुपये के लिए एक एक चीज़ को सस्ता करने की इसका प्रयास होने चाहिए, हम ध्यान ही नहीं देते इनके ऊपर। तो यहाँ पर ध्यान देना होगा कि वर्ल्ड बैंकिंग डूइंग बिजनेस से बहुत अंतर नहीं पड़ता है। यहाँ कंपनियाँ देखती हैं आपकी कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स को, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है अपने आप में। स्किल मैन पावर नहीं है लगातार, हम लोग यहाँ कहें तो यहाँ पर, तो सीधी बात है हमें ध्यान देना होगा इन चीज़ों के ऊपर। यदि हम इसमें उलझे रहेंगे तो इकनॉमी को आगे नहीं ले जा पाएंगे, और इकनॉमी आगे नहीं जाएगी तो किसी भी चाइना से हम लोग सोचते हैं कि इस ताकत को बढ़ाने की, वो कभी नहीं बढ़ पाएगी। तो हम चाइना के सबऑर्डिनेट बन के रह जाएंगे शॉर्ट ऑफ एक प्रकार से, यदि हम लोग इकनॉमी को अपनी नहीं बढ़ा पाते हैं तो। दोस्तों यहाँ ख़त्म होता है हमारा आर्टिकल। ये जो आपको नीचे इस तरह पे क्वेश्चन दिख रहा है उसको लिखने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको इस बात सही लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा दोस्तों। अभी के लिए दीजिए मुझे आज्ञा। थैंक यू, शुक्रिया।